वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। हरियाणा विधानसभा के गौरवशाली प्रांगण में लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हमारे माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शत शत वंदन। आज का ये मंच सुशोभित हो रहा है हमारे सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति से, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी समृद्ध बनाएंगे। और हमारे बीच आप पहुंचे हैं हमारे मुख्य अतिथि मेहमान माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन हमारे बीच हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मंचासीन आप सभी माननीय विशिष्टजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े रहकर राष्ट्रगान के साथ अपनी एकता और अखंडता का परिचय दें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। लोकतंत्र की भव्यता, संविधान की शक्ति और संसदीय परंपराओं की गरिमा, यही आधार है हमारे सशक्त लोकतंत्र का, जहां संवाद से समाधान निकलते हैं, जहां हर आवाज का सम्मान होता है। सुप्रभात। हरियाणा विधानसभा के इस गरिमामय प्रांगण में उपस्थित आप सभी माननीय विशिष्ट जनों और गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये शुभ अवसर ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर मेंबर्स ऑफ हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं सभी सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, जो पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसीज प्राइड के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम हम सभी को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई से परिचित कराने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगा। तो आइए कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। दीप से दीप जले तो ज्ञान का प्रकाश फैले। इसी भावना के साथ आप सभी माननीय विशिष्ट जनों से मेरा सादर अनुरोध, कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। मंचासीन माननीय सभी विशिष्ट जन एक साथ मिलकर दीप जलाएं तथा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
विकास सतपाल जी को मैंने कहा बोलना या करना क्या। आइए इस दीप के साथ नए संकल्पों की ज्योत जलाएं, लोकतंत्र का मान बढ़ाएं, संविधान का हर अक्षर पढ़कर नई विधाओं को अपनाएं, नई विधाओं को अपनाएं। और आइए अब प्रारंभ करें अतिथियों के सम्मान के साथ, उनके स्वागत के साथ, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भवः। हमारे अतिथि हमारे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सर्वप्रथम मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से कि आप मान्यवर कृपया माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये स्मृति चिन्ह विधान भवन की शानदार रेप्लिका है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कार्बुजर ने डिजाइन किया था। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध, कृपया आप ये स्मृति चिन्ह हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच मंचासीन है माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी। मान्यवर, आपका स्वागत है और आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है हरविंदर जी, आप कृपया उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही मेरा सादर अनुरोध मान्यवर आपसे, हमारे बीच मौजूद हैं अशोक अरोड़ा जी, हमारे बीच मौजूद हैं श्री बीबी बत्रा जी। बीबी बत्रा जी, मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन मान्यवर श्री बीबी बत्रा जी, मान्यवर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जी आपसे कि आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को शॉल भेंट करें व उनका अभिनंदन करें। मान्यवर, आपका बहुत स्वागत। अब मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगी माननीय उपाध्यक्ष जी कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी शॉल भेंट करें व उनका स्वागत करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे सादर अनुरोध, हमारे बीच मौजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें एवं उन्हें भेंट स्वरूप शॉल प्रदान करें। धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच माननीय विधायक बीबी बत्रा जी मौजूद हैं। आपसे सादर अनुरोध माननीय उपाध्यक्ष जी कि आप उन्हें भी शॉल भेंट करें व उनका सम्मान करें। यह सम्मान लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। हम सभी माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के सलाहकार श्री राम नारायण जी से कि आप इस कार्यक्रम के विषय में हम सभी को जानकारी प्रदान करें एवं इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप हम सभी को परिचित कराएं। माननीय श्री राम नारायण जी। सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत के प्रथम सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष
माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री बत्रा जी, माननीय मंत्रीगण, सदस्यगण व अधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, हम खुशकिस्मत हैं कि इस भवन में शासन तंत्र की 2 शाखाओं के मुखियाओं के साथ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री बिरला जी का सानिध्य प्राप्त है। आज व कल हमें संविधान निर्माताओं के सपने जन सेवा को पूरा करने का मार्गदर्शन मिल पाएगा। महोदय, इस भवन में आज लोकतंत्र के 3 स्तंभों के सौभाग्यशाली संविधान संचालक उपस्थित हैं। इस भवन को कई कारण से गौरव प्राप्त है। इसके प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डी कारगुजर थे। दूसरे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको 3 अप्रैल 1958 को नींव रखी। तीसरे, अध्यक्ष महोदय, यहाँ एक छत के नीचे 2 राज्यों के 2 सदन रहते हैं। चौथे, जो विधानमंडल लाहौर से शिमला और वहाँ से चंडीगढ़ पहुँचा, उसकी बैठकें यहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में हुई और उसके बाद सदन की पहली बैठक 6 मार्च 1961 को इस सदन में हुई। सेक्टर 10 का असेंबली हॉल आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। 5वां कारण है अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1920 में प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइटे के समय संसदीय प्रणाली की जो नींव भारत में पड़ी, जिसको 1925 के बाद ठोस परंपराएं दी प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल जी ने, और आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष फादर ऑफ द लोकसभा कहे जाने वाले श्री बावदत्कर जी ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। उस संसदीय प्रणाली को आगे मजबूती देने वाले लोकप्रिय अध्यक्ष श्री बिरला जी के आज दूसरे संबोधन से इस सदन का सिर ऊंचा हो रहा है। वहीं छठा कारण, जहां मैं खड़ा हूं, जहां वीआईपी कैदी में बैठकर 24 दिसंबर 1987 को कार्यवाही देखकर इस सदन का मान बढ़ा गए थे महामहिम लोकप्रिय महानेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। महोदय, महानुभावों के विचार जो जानने को यहाँ मिलेंगे, वह अवश्य ही डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को साकार कर पाएंगे जो उन्होंने संविधान सभा में 18 मई 1949 को कही थी कि सदन सदस्य को सदन में जो कर्तव्य निभाने होते हैं उनके लिए सांसारिक मामलों की जानकारी, उनका अनुभव और विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। और ऐसी ही कुछ जानकारी देने का चाहिए हमारे पत्रकार भाइयों का भी है। या यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का साकार रूप देने का बीड़ा अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के आह्वान पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के मार्गदर्शन में लोकसभा की प्राइड टीम ने जैसे उठाया है। सरकार के बजट पर काम पर सदन व समितियों के माध्यम से पैनी नजर बनाए रखने, लोकहित का काम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत भी है, समय की मांग भी है और जनता की आवश्यकता भी। हम आज ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब माननीय अध्यक्ष लोकसभा की उच्च कोटि की सोच इसी वर्ष 21 जनवरी को पटना में देखने को मिली, जहां भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधानमंडलों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की इस प्रबोधन कार्यक्रम की पहल इन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जो कई महीनों से बड़ी गंभीरता के साथ और गहनता के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। इससे मिलने वाला अनुभव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस कल्पना को भी साकार कर पाएगा जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में की थी कि हम आशा करते हैं कि हमारे विधानमंडलों में ऐसे सदस्य होंगे जो वास्तविकता को समझेंगे और वस्तु स्थिति पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करेंगे। महोदय, यहाँ मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। विधानमंडलों के कर्मचारियों का दायित्व है कि वह सदस्यों की समस्या के समाधान व उनकी आशा को पूरा करने के लिए पूरे अनुभव व ज्ञान के साथ उन्हें तत्काल अधिकृत व सही राय दें।
साथ ही संसदीय प्रणाली के अनुसार बेशक प्रशासनिक सचिव व उसके सहायक बहुत योग्य, बहुत अनुभवी हों, बेशक वह राजनीतिज्ञों के बीच में रहते हों, लेकिन वह राजनीतिज्ञों के समान नहीं हो सकते। उनकी इस राजनीतिक सोच की कमी केवल अध्यक्ष महोदय या राजनेता ही कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ, लोकसभा के तथा सरकार ने पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं। हमें महान वक्ताओं के विचार सुनने हैं जो इस यूनिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत बनाए रखने तथा लोक हित को साधने के लिए सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामनारायण जी। अब मेरा सादर अनुरोध हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से कि मान्यवर आप कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। 15वीं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मिड्डा जी, हमारे सीनियर सदस्य बीबी बत्रा जी, आए हुए सभी महानुभाव, सीनियर सभी सदस्यगण, प्राइड की पूरी टीम और विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज सभी माननीय सदस्यगणों के लिए लोकसभा की प्राइड संस्था के द्वारा जो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे हम सभी सदस्यगणों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से विधायी संस्थाएं मजबूत हों, किस प्रकार से विधायिका और प्रभावी हो, ये एक ऐसा अभियान चला हुआ है जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हम ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी आयु से हो और किसी भी स्तर, जब तक वो सही तरीके से ट्रेंड ना हो, अपने कार्य में पूरे तरीके से निपुण ना हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम आने चाहिए उसमें कमी रहती है। ये सही है कि व्यक्ति की मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से परिणाम आते हैं, परंतु ये भी असलियत है कि अगर व्यक्ति को अपने विषय की गहन जानकारी हो, काम करने के तरीके की जानकारी हो, किस प्रकार से हम अपने विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक इस तरीके से हम निपुण नहीं होंगे, जब तक इस तरीके से हम ट्रेन नहीं होंगे, तब तक और बेहतर परिणाम मैं समझता हूं कि वो बहुत मुश्किल है। इस नाते से आज का ये ट्रेनिंग सेशन सभी हमारे माननीय सदस्यगणों के लिए बहुत लाभकारी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र की तीनों शाखाओं में विधायिका का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विधानमंडलों के माध्यम से कानून का निर्माण होता है, संशोधन होता है, नीति निर्धारण की जाती है, बजट का प्रावधान, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण, चाहे वो कार्यपालिका की जवाबदेही की बात है, चाहे वो प्रशासन की जिम्मेवारी की बात है और चाहे सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखने की बात है, ये सभी कार्य विधानमंडलों के माध्यम से होते हैं। और हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली की सफलता में जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि विधानमंडल अपने सदस्यों के माध्यम से ही सभी कार्यों को करता है। इसलिए सदस्यों का
दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सत्य है कि विधानमंडलों की कार्य क्षमता में जनता और देश के हित सुरक्षित हैं तथा यह सदस्यों की कार्यशैली पर ही निर्भर है। इसलिए सदस्यों का गंभीर होना, उनका आचरण अच्छा होना, विषयों की पूरी जानकारी होना, कानून नियमों की गहन जानकारी और उसके साथ साथ संसदीय प्रणाली के तरीके, प्रथाओं का ज्ञान और अनुशासित होना, ये सभी कहीं ना कहीं सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि विधानमंडल जनता के फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके कुछ अधिकार व शक्तियां होनी चाहिए। ये सभी शक्तियां, ये सभी अधिकार संविधान ने इसका प्रावधान हम सब के लिए रखा हुआ है। संसदीय डिवाइसेस के मेथड्स के माध्यम से और चाहे सदस्यों को जो विशेषाधिकार जो प्राप्त हैं, उसमें चाहे सूचनाओं का अधिकार है, चाहे प्रस्ताव लाने की बात है, चाहे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की बात है, ये सभी अधिकार सभी माननीय सदस्यगणों को मिले हुए हैं। और इसलिए सदस्य जितना अपने कार्य में निपुण होगा, उतना ही विधानमंडल की कार्य क्षमता बढ़ेगी और जितने गंभीर होंगे उतनी ही विधायिका भी प्रभावी होगी, जिस दिशा में आज माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष इस दिशा में बहुत कार्य लगातार कर रहे हैं। आज मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा कि सदस्यों के विधायी कार्यों में सहायता के लिए विधानसभा का सचिवालय हमेशा रहता है और उस नाते से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको संविधान की पूरी जानकारी, कानून नियमों की जानकारी, प्रथाओं की जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि वो समय आने पर अपने माननीय सदस्यगणों को सही मार्गदर्शन कर सकें, सही जानकारी उनको दे सकें। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय का कि जिनके आशीर्वाद से पिछले माह 2 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था, जिससे निश्चित रूप से हमारी विधानसभा की टीम को बहुत लाभ हुआ है। और इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम हम आने वाले समय में भी लोकसभा के सहयोग से और हरियाणा की जो एक हिप्पा जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हम इन सभी को जारी रखेंगे। आज मैं सभी सदस्यगणों को ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि विधायक एक बहुत लंबे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद जनप्रतिनिधि बनता है और ये सही है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद न केवल एक व्यवहारिक ज्ञान बल्कि अनुभव का एक खजाना, एक भंडार हर सदस्य, हर जनप्रतिनिधि के साथ होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को एक बात का ध्यान जरूर हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं अलग अलग विचारधाराओं से जुड़कर, उस समय में हम एक नेता के रोल में तो होते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमारा दायित्व, हमारा रोल बिल्कुल बदल जाता है। एक बड़े रोल में हम आते हैं और उस समय हमारी एक ही विचारधारा, चाहे वो राष्ट्र निर्माण है, चाहे प्रदेश की प्रगति है या लोगों की भलाई है, उस नाते से हमें उस सोच से आगे बढ़ना चाहिए जिसके लिए नेता से एक अच्छा लेजिस्लेटर हम कैसे बन सकें। और उसके लिए जरूरी है कि विधायी कार्यों की बारीकी से हमें पूरी जानकारी, सभी तरीके उनको जानना, उनको समझना और उनको सीखना, ये सभी कार्य हम सब के लिए बहुत जरूरी हैं। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का उन्हें स्वागत करते हुए उनके बारे में इतना जरूर बताऊंगा कि जब से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से लगातार उन्होंने ये चिंता की है कि विधायिका ज्यादा प्रभावी कैसे हो। और उस नाते से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में ये कहा था कि 1 नेशन 1 लेजिस्लेशन, उसके ऊपर काम करना है। अभी पिछले दिनों में पटना के अंदर जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन हुआ था, उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात को रखा है और वहां पर जो प्रस्ताव पारित हुए जिसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय देंगे, उसके अंदर भी प्रमुखता से इस विषय को उन्होंने रखा था। उनके सभी ये प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं और बहुत ही सराहनीय है। आज मैं अध्यक्ष महोदय को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी 15वीं विधानसभा के अंदर 40 सदस्य नए चुनकर आए हैं। महिला सदस्यों की संख्या भी इस बार बढ़ी है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सभी माननीय सदस्य बहुत सक्रिय हैं।
पिछले दिनों में जब 5 दिनों का एक सेशन उसका आयोजन हुआ था तो सभी सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया, सभी ने अपनी बात रखी। और जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, विशेष रूप से मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर विधायी कार्यों के अंदर हिस्सा लेने का काम किया। निश्चित रूप से हमें इन सभी विषयों को आगे बढ़ाना है और चाहे वो आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सम्मेलनों का आयोजन करने का, जिस प्रकार से अध्यक्ष जी का एक प्रस्ताव उन्होंने वहां पर रखा था, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात है, चाहे वो हमारी पंचायती राज संस्थाओं की बात है, चाहे वो हमारी नगरीय जितनी हमारी सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों की बात है, और चाहे उसमें महिलाओं की बात है। ऐसे सभी सम्मेलनों का आयोजन हम आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे। और मैं पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। मैं जिक्र करना चाहूंगा, सतीश महाना जी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के। उनका जो एक काम मैंने वहां पर उनकी वर्किंग जो देखी है, और उसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो समूहों की बैठक वहां पर विधायकों की होती है, सदस्यों की होती है, उसके अंदर चाहे वो उम्र के हिसाब से है, चाहे उनके प्रोफेशन के हिसाब से है, अलग अलग समूहों की बैठकें, और उसमें चर्चा करके अलग अलग विषयों पर निष्कर्ष निकालना। निश्चित रूप से हम इस दिशा में हरियाणा विधानसभा को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज एक महान सदन के सदस्य के रूप में हमें एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। न केवल हमारे सामने जो एक लक्ष्य रहता है अपने विधानसभा में, जो हम एक लोगों से जो हमारे वायदे होते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करने की बात है, परंतु आज के इस रोल के अंदर हम एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज पर्यावरण और युवाओं को नशे से रोकने की दिशा में जो एक ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उस दिशा में भी हमें काम करना है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी बताना चाहूंगा कि हमने ये योजना बनाई है कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा की जितनी हमारी समितियां हैं उसके अंदर हम युवा मामलों की एक समिति बनाएंगे, और साथ ही साथ एक पर्यावरण के विषय पर भी हम एक समिति बनाने का काम करेंगे, जो सरकार के साथ जुड़कर और जनप्रतिनिधियों के जो एक अनुभव हैं इस विषय को और प्रभावी तरीके से सरकार आगे बढ़ा सके, उस नाते से हम काम करने का आगे प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उस बात को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि वो लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें संविधान संचालन करने का अवसर मिलेगा। ये सभी हम सभी एक उस नाते से एक बहुत ही भाग्यशाली लोग यहाँ पर हैं, और आने वाले समय में जो एक संकल्प 2047 में विकसित भारत बनाने का है, उस सब के अंदर हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और सभी अध्यक्ष अपने सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 14 और 15 तारीख को बहुत ज्यादा शादियां हैं, बहुत सारा एक सामाजिक, हर जनप्रतिनिधि के कम से कम 50-50, 100-100 निमंत्रण एक दिन के होते हैं। उसके बाद भी सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन से हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और एक अच्छे लेजिस्लेटर आने वाले समय में हम बने, उस नाते से हम बहुत ध्यान से हर टॉपिक को सुनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन माननीय श्री बीबी बत्रा जी से कि आप सभा को संबोधित करने की कृपा करें। Most honorable, most respected icon of the Indian politics, Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Chief Minister Shri Dayab Singh ji, always a smiling face, our Speaker, Honorable Speaker, he has put in such a dedication to the post of the Speaker and the
जब से इन्होंने अपना चार्ज संभाला है, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे मेहमान आए हुए और एक बहुत बड़े प्रांत के, एक बहुत बड़ी स्टेट के स्पीकर, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे मध्य में हमारे बहुत ही माननीय आदरणीय एक्स स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल MLAs and all the learned officers present here and my dear friends from the press gallery. I have been given a 10 minutes time to finish my speech, and firstly on this occasion, so far as training is concerned, that will be given by the Pride of the Parliament, Pride Institute of Parliament. But on this occasion, I especially want to just mention few parliamentary practices and name of the great parliamentarian also. We remember Shri G.V. Mavlankar, who was the first speaker of the Lok Sabha. In the history of the parliament and parliamentary democracy, name of Shri G.V. Dr. Ganesh Vasudev Mavlankar, called with affection Dada Sahab, and shall be remembered with great respect. He was the first speaker of the Lok Sabha, and he could be role model for all the speakers of all the democracies in India even and even in the world. And once a small, I just tell you in a very brief that a speaker साहब कब मिलते थे। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने समय चाहा कि मैंने आपसे मिलना है, तो पंडित नेहरू ने ये कहा कि नो, प्राइम मिनिस्टर विल कम टू द चैम्बर ऑफ स्पीकर, स्पीकर विल नॉट कम टू द प्राइम मिनिस्टर. दिस वाज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम. देन most distinguished person of the first Lok Sabha, I also would like to mention their name also, that from the Congress party, it was Pandit Nehru, who was a Prime Minister, who remained Prime Minister, Purushottam Das Tandon. These were the parliamentary, जिनका पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता था. उसमें हरिकृष्ण मेहताब, S.K. पाटिल, V.N. गाडगिल, सोहन सिंह, R. वेंकटरमन, N.G. रंगा, सेठ गोविंद दास, ठाकुर दास भार्गव. And there were also very बड़े निपुण पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन से भी थे. आचार्य कृपलानी, श्री अशोक मेहता, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री ए.के. गोपालन, श्री H.N. मुखर्जी, श्री L.C. चटर्जी, रेणु चक्रवर्ती, मकार सिन्हा, H.V. कामत, Sardar Hukam Singh and others. Because today is this assembly, otherwise also, and one thing, in the presence of our Honorable Speaker of the Lok Sabha, I would like to today mention the name of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the chairman of the Rajya Sabha, and he was a great multi-phase personality with uncommon brilliance. और राधा कृष्ण जी राज्यसभा के सबसे अच्छे सभापति रहे और उन्होंने अपने समय में अपोजिशन को ज्यादा टाइम देते थे बनिस्पत रूलिंग टाइम को, वहां पर जब वो थे. और उनकी वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ए डेमोक्रेसी इज लाइकली टू डीजनरेट इनटू टायरनी इफ ही डजंट अलाउ the opposition group to criticize fairly, freely and frankly the policies of the government. This was the spirit of later on he became the president also, and if we count then we pay tribute to the Pandit Jawaharlal Nehru also. He was the founder of the parliament and democracy. He
used to listen the criticism also. He used to listen. उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके खिलाफ पर्सनली बहुत बोलते थे और बड़ी स्माइलिंग फेस से उसको टॉलरेट करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ तक कहते थे कि जितने एक आदमी आपकी लिविंग स्टाइल पे भी कटाक्ष करते थे और साथ में उनके पंडित नेहरू के जो उनके डॉग रखे हुए थे उनके खर्चे के बारे में भी कटाक्ष बारे में क्या करते थे, पर नेहरू जी उसको बड़े आराम से बड़े उसमें सुनते थे. एंड वी हैव ए ग्रेट लीडर ऑल्सो in our Indian parliamentary system, and that name is Shri Atal Bihari Vajpayee. A man, true statesman, we can say him, and some unsparing remarks were made by Vajpayee ji against Nehru ji, but Nehru ji took it sportingly, and the evening some tea session of the parliament was there, and Nehru ji especially went to the Vajpayee ji, उनके साथ बैठे, बल्कि कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगा. This was the spirit of that time of the parliament system. I'll mention also the name of the Dr. Ram Manohar Lohia also, and he was a Marwadi businessman from UP. Educated in UP, Bombay, Calcutta, took doctorate from Berlin, and founder of the Socialist Party 1933. But there are many instances of the मजाक के बड़े क्षण, बड़ी आपस में टॉलरेंस सब कुछ होती थी, पर मैं उसका बोलूँगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उस बात के लिए मेरी स्पीच से लंबा हो जाएगा और मैं टाइम थोड़ा एक्सीड कर जाऊँगा उस बात के लिए. पर उनके बहुत सारे किस्से हैं. उनके एक बार हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा में बैठे हैं कि एक बार उन्होंने तारकेश्वरी सिन्हा के साथ भी कोई मजाक किया था, जो पार्लियामेंट का एक बड़े लंबे टाइम से वो बना उसका, पर उसकी डिटेल में मैं आज समय ज़्यादा लग जाएगा उस पर. और सबसे बड़ी बात, मैं आज बहुत ही विनम्रता से हमारे यहाँ पर ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी का यहाँ पर अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, सभी एमएलएस की तरफ से स्वागत करता हूँ. पार्लियामेंट सिस्टम में आप बहुत मजबूती ला रहे हैं. हम आपको रोज टीवी के ऊपर देखते हैं और उस टीवी में आज के सिनेरियो के अंदर भी उस लोकसभा को संभाल के रखना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है इस बात के लिए. और उसके बाद एक और बात जरूर है कि जैसे डॉक्टर गणेश वासुदेव मावलंकर कम बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर, एक्सेप्ट डिसिप्लिन, वैसे भी हमारे ऑनरेबल स्पीकर भी लोकसभा में कम बोलते हैं उस बात के लिए. पर है कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तो कई बार शक्ति भी करनी पड़ती है और कई बार अपना वो सब कुछ करना पड़ता है इस बात के लिए. इन्हीं के साथ में मैं हमारे से प्रीडिसेसर स्पीकर रहे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो यहाँ पर बैठे हैं. मैं उनकी निश्चित रूप से उनकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने अपने समय में बहुत सारे चेंजेस लाए और शुरू से हमारे अब प्रेजेंट स्पीकर हैं, ये भी काफ़ी वर्कआउट करके और सिस्टम को और सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं. पर मेनी न्यू थिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री ज्ञानचंद गुप्ता व्हेन ही वाज स्पीकर ऑफ हियर. So far as question hour is lottery से क्वेरी सिस्टम, सबको मौका देना, 0 आवर जो परिचय नहीं था वो उसको देना, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया. आई आल्सो पुट ए वर्ड ऑफ प्रेज फॉर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, ऑल्दो इन द हाउस ओनली अब बजट सेशन आएगा उसके बाद, पर इनका भी स्वभाव और सबके साथ जो देखता हूँ कि हमेशा ही मैंने देखा है कि वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराहट हमेशा उनके फेस के ऊपर रहती है. बहुत अच्छे आदमी है. और आखिर में मेरे को मौका दिया ऑनरेबल स्पीकर हरविंदर कल्याण जी ने बोलने का, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और साथ में मेरे को विजन उनका एक नए विजन के साथ इस असेंबली को चलाएंगे, एक नई दिशा देंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को भी पूरा मौका देंगे बोलने का.
इस बात के लिए मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा। बाकी तो सरकार बैठी है, सब कुछ है। एक छोटा सा हमारा ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज प्रेजेंट हियर, although it's not a subject which is related with today's conference, but thing is only that we in Haryana, in the share of this assembly hall, we have been given only 27% share, and that intervention is you are required that 40% share is 13% share हमारा पंजाब ने दबा के रखा हुआ है। अब तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो नेचुरली थोड़ा सा अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको इंटरव्यू करके बाकी नई विधानसभा बनेगी तब तो और बात है, पर कम से कम हमें 13% जो हिस्सा हमारा है पंजाब का वो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमें कठिनाई होती है, हमारे मंत्रियों के चैम्बर्स नहीं है, अपोजिशन लीडर का चैम्बर्स वो नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कुछ कहने में कोई गलती होगी हो, किसी की भावनाओं को कोई ऐसा हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और स्पीकर साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ में किसी व्यवस्थाओं के कारण श्री हुड्डा जी नहीं आ सके, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हमने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, तो आगे बढ़ने से पहले वो पंक्तियां जो एक कहती हैं, बाधाएं आए तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। निश्चित रूप से एक साथ कदम साथ मिलेंगे तभी हम पूरा करेंगे लक्ष्य विकसित भारत का। अब मेरा सादर अनुरोध उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से कि आप मान्यवर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। हरियाणा विधानसभा के आज इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए। विधायी संस्थाओं की गरिमा के लिए जिन्होंने सदैव काम किया है, विधायिका का सम्मान कैसे बढ़े जिसकी चिंता उनको सदैव रहती है, ऐसे हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस चुनाव के पहले थोड़े ही समय में अपना कर्तव्य हरियाणा में दिखाया, अब नए जिम्मेवारी के साथ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, अभी उत्तर प्रदेश में आए थे तो मैंने कहा हमारे स्मार्ट स्पीकर ऑनरेबल श्री हरिंदर कल्याण जी, हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय श्री किशन लाल जी जो एमएलए थे तब यूपी असेंबली को देखने आए थे, तो उसके बाद जब डिप्टी स्पीकर हो गए फिर मैं इनको इनवाइट करता हूँ कि फिर आए। ऑनरेबल श्री बीवी बत्रा साहब, आपके साथ एक बार पहले भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था मुंबई में, आज उनके साथ मंच शेयर करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरे बड़े भाई और जिनको मैं बड़े भाई का सम्मान देता हूं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, भाइयों और बहनों, मेरा सेशन तो 2 बजे से था, लेकिन अभी मुझे कहा कि आप 2 मिनट बोल दो, तो 2 मिनट बोलना महापुरुषों के बीच में जरा कठिन होता है, क्योंकि जो जनता से चुन कर आते हैं वो महापुरुष ही होते हैं। तो लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जनता की सेवा करने का हम सब लोगों को अवसर मिला। किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य होना, देश की लोकसभा का सदस्य होना अपने आप में गौरव की बात होती है। हमारा सम्मान, हमारा आदर, हमारी जिम्मेदारी इस संस्था के सदस्य होने के नाते से है, तो इंस्टीट्यूशंस के नाते से हमारा सम्मान है। कभी कभी मैं इस बात को बड़े प्रभावी बात ढंग से कहता हूं कि हम सबका सम्मान जिसके नाते से हमारे को उसके सम्मान और उसकी गरिमा की चिंता करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस रहेंगी
तो हमारा सम्मान रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कभी कभी अपने लिए अपनी कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जिम्मेवारी है, अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंस्टीट्यूशंस की गरिमा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण व्यवहार जनता के हित में करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में था, जिस समय में काफी टाइम पहले की बात है, मैं आई वॉज इन अपोजिशन एट दैट टाइम। तो कुछ एक राजनीतिक दल के, मैं किसी राजनीतिक दल का भी नाम नहीं लूंगा, किसी माननीय सदस्य का भी नाम नहीं लूंगा, सर एग्जाम्पल के लिए होता। तो किसी बात को लेके उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, शर्ट उन्होंने उतार दी। तो दो माननीय सदस्यों ने अपनी शर्ट उतारी, लेकिन समाज में हमारे पास 403 सदस्य हैं विधानसभा के, समाज में 403 माननीय विधायकों के कपड़े उतर गए। उतारे दो ने, लेकिन सबके कपड़े उतर गए। तो कभी कभी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार किस प्रकार से हो कि मेरे वजह से बाकी पूरे सदन के सदस्यों के सदन की गरिमा तो नहीं गिर रही, इसका हमको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा। विधायक बनकर आते हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विधायक हमारे को जनता ने क्यों चुना, जनता किस लिए हमारे को चुनती है? इसलिए चुनती है क्या कि जिस समय हम चुन जाएंगे तो हम अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, हमारी नक्शेबाजी बढ़ेगी। मैंने सुना है कि कई कई स्थानों के ऊपर तो ऐसे चलता है, जब कोई विधायक या मंत्री चलते हैं तो आगे पीछे से लोग हट जाते हैं। जनता इसलिए हमारे को चुनती है कि जब हम चलें तो वो हट जाएं। जनता इसलिए हमारे को चुनती है कि हमारे साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर प्रदेश के इंटरेस्ट में बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जिस समय मेरा सेशन होगा उस समय मैं विस्तार से अपनी चर्चा करूंगा और इस बात को कहना चाहता हूं कि सीखने के लिए, प्रबोधन के लिए हमेशा, इफ एनी टाइम यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनीथिंग, हमेशा उसको सीखना चाहिए। और अब नई टेक्नोलॉजी है, नए विषय हैं, नए प्रकार की विधानसभाएं चलती हैं। अब आज से जिस समय देश आजाद हुआ था तब और आज में हमारी नियमावली 1958 की थी, उत्तर प्रदेश असेंबली की। 1958 की जो जरूरतें थी, 1958 का जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस प्रकार की सोच थी, तब और आज में फर्क है। तो मैंने 2023 में माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी के मार्गदर्शन में आपसे बात करके, आपसे निर्देशन में मेरे विधानसभा की नियमावली बदली। तो जब अब नियमावली बदली है तो नए प्रकार से हमारे को रोज कुछ सीखना। अब नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं। अब एआई के बारे में जिस सेशन होगा उस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट ओनली फॉर द न्यू मेंबर्स दोज हु हैव बीन इलेक्टेड फर्स्ट टाइम टू द असेंबली एंड दे हैव टू बी हियर। हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता, सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता। कभी कभी हम सोचते हैं जब सारे सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक थोड़ा सा मतलब लाइट वेन में अपनी बात क्या करना है, अपनी बात को विराम दूंगा कि जो मंच के ऊपर लोग होते हैं ना, तो सामने लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं अरे इनको क्या मालूम, हमें क्या बताएंगे। और मंच वाला कहता है कि अरे इनको क्या पता, मैं ही तो सब कुछ बता के जाऊंगा। तो एक छोटा सा उसमें एक कहानी थी, वो डॉल्फिन्स की हम सब ने कहानी सुनी। तो हम सब लोगों को डॉल्फिन्स के बारे में मालूम है, आजकल डॉल्फिन्स बड़े टीवी पे देखते हैं, वी हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ अस। तो एक डॉल्फिन को ट्रेन करने के लिए ट्रेनर था, तो ही यूज टू थ्रो द रिंग, और जब वो रिंग फेंकता था तो डॉल्फिन एक साइड से दूसरे साइड पे जंप करता। तो डॉल्फिन एक साइड से दूसरे साइड पे जंप करती, तो उसको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग अब उसको शो चलता था। तो एक बार एक डॉल्फिन जो ट्रेनर था, जो डॉल्फिन को ट्रेन करता, उसका बच्चा उसके साथ गया। उसने कहा कि डैड हाउ डू यू ट्रेन दैट डॉल्फिन, you throw the ring and the dolphin jumps from one side to the other side of the ring. ये कैसे होता है? तो उसने कहा कम आइल छोड़ी। तो उसने रिंग फेंका तो डॉल्फिन कूदी। तो उसने कहा डैड हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ट्रेन द डॉल्फिन? तो उसने कहा कि एज डॉल्फिन इज अ डम टाइप ऑफ एनिमल, इट टुक मी 3 months टू ट्रेन इट। जब मैं रिंग फेंकता था तो उसको ट्रेन करने में 3 महीने लगे कि एक साइड से दूसरे साइड, वो बिल्कुल बेवकूफ किस्म का प्राणी। एक दिन डॉल्फिन के बच्चे ने पूछा कि मॉम हाउ डू यू जंप फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ कम आई शो। तो उसको दिखाया, ट्रेनर रिंग फेंकी, वो जंप कर। तो डॉल्फिन के बच्चे ने पूछा कि मॉम हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू ट्रेन दैट मैन? तो उसने कहा एज मैन इज अ डम टाइप ऑफ एनिमल, इट टुक मी 3 months टू ट्रेन हिम। जब मैं कूदूं तब वो फेंके, ये कहता जब मैं फेंकूं तब वो कूदे। तो कभी कभी जब हम लोग बैठते हैं ना, तो कोई बात आती है समझने की, सीखने की,
हम समझते हैं हमारे को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन सीखने के लिए लाइफ भर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप जनता के बीच में जाते हैं, एक गरीब आदमी के पास जाते हैं, एक विद्वान के पास जाते हैं, बड़े आदमी के पास जाते हैं, एक विधायिका के पास जाते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। तो ये एक दूसरे से सीखना होता है। मेरे को आदरणीय श्री स्पीकर साहब ने, कल्याण साहब ने कहा कि आपको कुछ सिखाना है, तो मैंने कहा हो सकता है मैं बहुत कुछ सीख कर रहा हूँ विधानसभा हरियाणा से, तो शायद मैं बहुत सिखाने के लिए नहीं, आपसे कुछ सीखने के लिए उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आज जरूर कुछ न कुछ सीख कर जाऊंगा जो नया मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कर पाऊंगा। आपने मुझे बुलाया और ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी को उपस्थिति में बुलाया, उनकी उपस्थिति ही मेरे को ऊर्जा देती है। और कभी कभी मैं थोड़ा सा आगे काम करने के लिए कई अवसर ऐसे थे, एक नहीं कई, तो मेरे को कोई कठिनाई होती है। रविंदर जी आपको भी एक सुझाव दूंगा कि जब कोई चीज समझ में ना आए ना कि क्या करनी है, उस समय फोन मिला लेना देश के लोकसभा अध्यक्ष जी के पास, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सा रास्ता सही है, आप उस रास्ते पर ऊपर काम करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारे मित्र माननीय मंत्री जी विपुल जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ईच एंड एवरीवन, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरे सेशन में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलेगा तो थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन कल्याण और सुशासन के ध्वजवाहक माननीय नायब सिंह जी से कि आप अपना प्रेरणादायी संबोधन प्रस्तुत करें। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि भारत की लोकतंत्र के उस मंदिर के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी आज हरियाणा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों के इस प्रबोधन कार्यक्रम में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि और हरियाणा के सभी महानुभाव की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। इनके साथ ही हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा कृष्णलाल मीणा जी, और हमारे पड़ोस के राज्य जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े राज्य के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत भूषण बत्रा जी, वरिष्ठ हमारे विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के, और हमारे पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को कि जिन्होंने 2 दिन का ये ओरिएंटेशन कैंप जो प्रबोधन कार्यक्रम रखा है, और इस 2 दिन के कार्यक्रम से हमें विधायी कार्यों में जो गति कैसे आए, हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े, उसको बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलेगा। मैं श्री ओम बिरला जी जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, उनका यहाँ पर धन्यवाद भी करता हूं कि हमें बहुत टिप्स
उनसे आज मिलने वाले हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर भी है कि हमें अपने संविधान, संसदीय परंपराओं और विधायी दायित्वों को बेहतर हम समझ सकें, उसके लिए हमें यह अवसर मिला है। विधायी का लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे और अधिक सशक्त हम सब मिलकर के बनाएं। हमारी भूमिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आवाज को भी बुलंद करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रबोधन कार्यक्रम में मेरे से पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में काफी चर्चा उन्होंने की है। हमारे वरिष्ठ विधायक हरियाणा के और काफी हम सब इसमें व्यवहारिक ज्ञान से भरे अनुभव साझा यहाँ करेंगे, जिससे कि हम सबको उसका एक बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जानने और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का यह मंच है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाला हर सदस्य यहाँ से एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जाएगा, जो समाज व प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका मार्गदर्शन बनकर के काम करेगा। अगले 2 दिनों में यहाँ विधान पालिका की कार्यप्रणाली पर विचार मंथन होगा। मुझे खुशी है कि इससे विधान पालिका के कई वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनमें राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिवंश जी सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल विधानसभाओं के अध्यक्ष, कई जाने माने सांसद इसमें शामिल होंगे। माननीय विधायकगण, आप सभी को जनता ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपकर इस पवित्र सदन में हम सबको भेजा है। मैं यह बात सबको पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भिन्न पार्टियों और मतों के होते हुए भी केवल हरियाणा प्रदेश और उसकी जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए इस सदन में प्रवेश करते ही हमारी निष्ठा इसे चलाने और इसकी गरिमा को बनाए रखने तथा इसके गौरव को बढ़ाने के प्रति होनी चाहिए। हमारा अभिप्राय कि सदन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी व कर्तव्य हम सब महानुभाव का है। जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार जब संभाला था, उसके उपरांत आदरणीय ओम बिरला जी ने कहा था, उनके ही शब्द हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि अलग अलग विचारधारा के कारण सदन बाधित होता है, लेकिन जब देश और समाज का सवाल आता है तो सभी को एकजुट और एक साथ होना चाहिए। यही सदन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं समझता हूं कि हमने मिल करके सदन को चलाना है, सदन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इस काम को लेकर के चलना होगा। सदन का नेता होने के नाते मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में
स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाएगा। सदन को मैं के भाव से नहीं, हम के भाव से चलाया जाएगा। हर माननीय सदस्य की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने लोकतंत्र की खूबियों को जानें, जिन्हें पहले से पता है कि वे उन्हें दोहराएं और नए सदस्य को भी बताएं। इसी तरह से अच्छी बातों का प्रवाह वरिष्ठ जनों से कनिष्ठ जनों में और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच चलता रहेगा, जो हमारी परंपराएं जीवंत बनी रहेंगी। मुझे खुशी है कि इस सदन में वरिष्ठ सदस्यों का जैसा काम और व्यवहार होगा, नए सदस्यों उससे प्रभावित होंगे। लेकिन आमतौर पर नए सदस्य पुराने सदस्यों से कुछ पूछते हुए झिझक महसूस करते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से वह झिझक तो दूर होगी ही, अनेक ऐसे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे जो उनके मन में उठ रहे होंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हम पक्ष विपक्ष के सदस्य बाद में हैं, इस गरिमामयी सदन के सदस्य पहले हैं। यह भाव मुझे सब माननीय सदस्यों में महसूस भी हुआ है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा में स्वस्थ विधायी रीति नीतियों और परंपराओं को तो अपनाया ही जाएगा, कुछ नए सिद्धांतों और मर्यादाओं को भी स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा विकास व जन कल्याण के क्षेत्र में आज अपनी पहचान रखता है, उसी प्रकार विधायी कार्यों के क्षेत्र में भी हमारी अपनी ही पहचान बनेगी। यह सदन पूरे प्रदेश के हित के कानून व प्रक्रियाएं बनाने के लिए है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटिंग होना आवश्यक है। साथ ही सीटिंग कारगर भी होनी चाहिए। इसी प्रकार के भाव माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपना दायित्व संभालने के समय संसद में व्यक्त किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि देश को आगे बढ़ाने, अच्छे कानून बनाने और जन कल्याण के मकसद से सदन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। हम सब आपके इस कथन को सही अर्थों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन उपरांत हमने यह संकल्प लिया था कि हम सब राजनीति से ऊपर उठकर सदन में काम करने पर बल देंगे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब तलब हो और अधिक से अधिक सार्थक विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, असहमति भी हो, लेकिन सबका लक्ष्य जनता की भलाई हो। जब आप सदन में बोलते हैं तो याद रखिए कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों की आवाज बन करके आप लोग बोलते हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस दायित्व को निभाने में सफल रहे और 14वीं विधानसभा में 16 सत्रों में 76 सीटिंग हुई हैं। इससे पहले भी सदन को सीटिंग की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती आई है। पिछली और 4 विधानसभाओं का मैं अगर जिक्र करूं तो 10वीं विधानसभा में 14 सत्रों में 66 सीटिंग हुई थी। 11वीं विधानसभा में 12 सत्र और 70 सीटिंग हुई थी। 12वीं विधानसभा में 11 सत्र और 56 सीटिंग हुई थी। 13वीं विधानसभा में 15 सीटिंग और 15 सत्र और 84 सीटिंग हुई थी। सदन में यह सकारात्मक माहौल केवल इसलिए संभव हुआ है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी सदन को चलाने में रुचि दिखाई है।
मैं इसके लिए सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 15वीं विधानसभा में भी हम सब इसी प्रकार प्रदेश हित में खुलकर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक दूसरे की बातों को हम मान देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक मर्यादित आचरण का पालन करेंगे, बहस को सार्थक बनाएंगे और अनुशासन के साथ सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवाद में शालीनता और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जब हम देश पहले की भावना से काम करेंगे तो हर निर्णय देश हित में होगा। मुझे खुशी है कि आज माननीय ओम बिरला जी का आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मीडिया गैलरी में सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी का इनिशिएटिव, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन और प्राइड के सहयोग से ये 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम हम सभी को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई से परिचित कराने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगा। आइए संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड संस्थान के कार्यशाली के बारे में समझें इस लघु फिल्म के माध्यम से। संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे पहले बीपीएसटी के नाम से जाना जाता था, 1 जनवरी 1976 को लोकसभा सचिवालय के एक अभिन्न हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्राइड ने औपचारिक रूप से अपने कार्य शुरू किए। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों, संसदीय कर्मचारियों और अन्य संबंधित हितधारकों को संसदीय संस्थानों के जटिल कार्यों को समझने के लिए आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना है। यह संस्थान सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाट कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दक्षता और आत्मविश्वास के साथ मजबूत करता है। भारतीय संसद में क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राइड को दी गई है, ताकि संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और कार्य प्रणाली में व्यवस्थित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण प्रदान किया जा सके। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्राइड का प्रभाव और पहुंच व्यापक है। यह संस्थान विधायी ढांचे में क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पहचानते हुए सांसदों, नौकरशाहों और अन्य संबंधित हितधारकों को अपने ज्ञान और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के लिए प्राइड प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के बाद 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों में संसदीय कानून, प्रक्रियाओं, परंपराओं और शिष्टाचार की जानकारी दी जाती है। पहली बार यह कार्यक्रम 1985 में 8वीं लोकसभा के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 125 सदस्य शामिल हुए थे। इस परंपरा को जारी रखते हुए हाल ही में अगस्त 2024 में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राइड
राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, जो नई दिल्ली या संबंधित राज्य की राजधानी में आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 1981 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा से शुरू हुआ और तब से कई विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं, बजट प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकारों की जानकारी दी गई है। हाल ही में जनवरी 2025 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए जम्मू में एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसदों के अलावा प्राइड लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सचिवालय के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यात्मक कौशल विकसित किए जाते हैं और उन्हें संसदीय दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाता है। सचिवालय के अधिकारियों को यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की संसदों में उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। प्राइड नियमित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा सहित कई अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षुओं के लिए संसदीय प्रक्रियाओं पर प्रशंसा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्राइड देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए 1 दिवसीय अध्ययन यात्राएं आयोजित करता है। इन यात्राओं का उद्देश्य छात्रों को संसद की कार्य प्रणाली से परिचित कराना और लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी आयोजित की जाती है, जहां छात्रों को सीधे संसदीय नेतृत्व के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। प्राइड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 1985 से विदेश मंत्रालय की ITEC योजना के तहत प्राइड हर साल 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में ITEC योजना के तहत आने वाले देशों के प्रतिभागी शामिल होते हैं। इसके अलावा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए विभिन्न अध्ययन यात्राएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्राइड सांसदों को कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम भी प्रदान करता है, ताकि वे अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम हो सके। सांसदों और उनके निजी स्टाफ के लिए MS ऑफिस और E-ऑफिस जैसे विभिन्न एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। गौरव प्राइड की एक प्रमुख पहल है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के निर्देशन में शुरू किया गया था। यह त्रैमासिक प्रकाशन अप्रैल 2021 से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संस्थान की गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए समर्पित है। 2008 से प्राइड इंटर्नशिप कार्यक्रम चला रहा है, जो मेधावी छात्रों को संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर प्रदान करता है। 2022 से प्राइड ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम देहरादून, शिलोंग, लेह और श्रीनगर जैसे स्थानों पर आयोजित किए गए। 17वीं लोकसभा से प्राइड ने नो योर लीडर और नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। अब तक प्राइड ने 115 देशों के 4,01,379 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 3,58,161 से अधिक प्रतिभागी और प्रशंसा पाठ्यक्रमों में 17,849 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्राइड अध्ययन
अध्ययन, यात्राओं, अनुकूलित प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के माध्यम से भारत और वैश्विक संसदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक केंद्र बन गया है। प्राइड केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हितधारकों को प्रभावी रूप से शासन और विधायन को आकार देने के लिए सशक्त बनाता है। इसकी विरासत भारत और दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में प्राइड ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 8 और 9 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ में एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे सभी ने सराहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है, जिसमें निहित है हर समाधान, वही है संविधान। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि मान्यवर आप मंचासीन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। मान्यवर आपसे अनुरोध, कृपया हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को ये सुलेखित प्रति भेंट करें। इसी क्रम में आपसे सादर अनुरोध, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष जी को आप संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी। मान्यवर आपसे मेरा पुनः अनुरोध, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। मान्यवर मंचासीन हरियाणा विधानसभा के लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन श्री बीबी बत्रा जी को भी संविधान की सुलेखित प्रति भेंट करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र का सार है। इसे पढ़ते हुए हम भारत के मूल्यों को और मजबूती देते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में इस क्षण में हम सभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख
आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी शुक्ल सप्तमी संवत संवत 2006 विक्रमी 6 विक्रमी को एतो द्वारा को एतत् द्वारा इस संविधान को इस संविधान को अंगीकृत अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। अब मेरा सादर अनुरोध लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ भारतीय संसद के मार्गदर्शक माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। हरियाणा की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की ये धरती लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त शासन प्रणाली और बहुमुखी समृद्धि के लिए विख्यात हरियाणा विधानसभा में आज हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनको विधानसभा का भी अनुभव है और संसद का भी अनुभव है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, जिनका लंबा अनुभव राज्य की विधानसभाओं में रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में रहा है और जो अभी कई राज्यों की विधानसभाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय समय पे अपने अनुभव का मार्गदर्शन करते रहते हैं, सतीश महाना जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी, प्रतिपक्ष के नेता बीबी बत्रा जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की धरती का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के आध्यात्मिक, धर्म, स्वतंत्रता सेनानी और वीरता के लिए इसकी एक अलग पहचान है। छोटा राज्य होने के बाद भी इस धरती से बहुत बड़े बड़े संदेश देश में गए हैं और देश में नहीं, दुनिया के अंदर हमारा आध्यात्मिक संदेश, हमारे कर्म दर्शन का संदेश इसी धरती से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस धरती के अंदर छोटा प्रदेश होने के बाद भी, चाहे सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों की संख्या हो, देश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरुओं का हो, सबका एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है और इसीलिए इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में
ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहां के चुने हुए माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सब माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनको जनता ने बहुत विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। मुझे खुशी है कि यहां 40 विधायक पहली बार चुन के आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि पहली बार आप चुनकर आए हैं और इसलिए आपको अनुभव भी प्राप्त करना है और जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करना है। राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा। और इसीलिए एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधान मंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप एक विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं और इसीलिए हमारी विधानसभाओं की चिंताएं, आकांक्षाओं के साथ साथ हम राज्य के विकास के अंदर, विकास के साथ नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, उसका सही ढंग से आकलन करना, मूल्यांकन करना और राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां एक हमारा कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उस कानून बनाते समय विधायी प्रस्ताव के समय हमारा व्यापक मंथन, अध्ययन होना चाहिए। वही उस कानून बनाते समय इसी विधानसभा के अंदर उसी कानून पर हुई चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, लोकतंत्र की विशेषता है, उसके अनुभव का भी, और जो डिबेट हुई है उस डिबेट को भी समय समय पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। पिछली बार हमने विधानसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में तय किया था कि हम राज्य की विधानसभाओं में भी उस विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों, नीतियों, योजनाएं और कानून बनाते समय जितनी भी चर्चा हुई है, उनका डिजिटाइजेशन करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला माननीय नया सदस्य या पुराना नया सदस्य जब कभी किसी मुद्दों पर बात करे तो पुरानी चर्चाओं, संवाद और सकारात्मक
चर्चाओं का भी अध्ययन करें और इसीलिए राज्य विधानसभाओं के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले समय के अंदर देश की सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, उनकी बजट पर डिबेट या उस राज्यों के अंदर बने कानूनों की सारी चर्चा एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। मेरा मानना है कि जब कभी विधानसभा के अंदर कानून बनाने की लिए चर्चा हो, उस समय कानून बनाने का जो ड्राफ्ट बनता है, जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होती है, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर भी माननीय सदस्यों की सकारात्मक सुझाव होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेट जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बनाते हैं, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को हम प्लेटफॉर्म पर विधानसभा के अंदर लाते हैं या लोकसभा में लाते हैं, तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कमी के कारण कई बार कानून बनाते समय उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जनता पे भी पड़ता है, सरकार की कार्यप्रणाली में करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है उसका प्रारूप विधानसभा के माननीय सदस्यों को परिचालित हो और उसमें जितना हमारा अनुभव होगा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर, उसका भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे, उतना ही बेहतर हम कानून बना पाएंगे, उतना ही हम कानून पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे। और चाहे इस राज्य में चर्चा हो या कानून बनाते समय संसद में, अन्य विधानसभाओं में चर्चा हो, जब एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर आप उनकी चर्चाओं को देखेंगे तो आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। और एक अच्छा विधायक वही होता है जो विधानसभाओं के अंदर सार्थक चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे, अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर चर्चा करे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इससे नए इनोवेशन के साथ चर्चा करें ताकि हम राज्य की विधानसभा से ही प्रदेश के नेता बन सकते हैं। और यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप राज्य के नेता बन सकते हैं। आपको चुनकर एक विधानसभा के लिए भेजा है, लेकिन अगर राज्य को नेता बनना है तो आपकी जितना बेहतर आपकी विधानसभा के अंदर कार्रवाई में आपका हिस्सा होगा, जितना बेहतर संवाद होगा, उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसी तरीके से नीतियों पर, योजनाओं पर भी व्यापक समीक्षा विधानसभा में होती है, और मुद्दों के आधार पर भी होती है। तो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी अपनी राज्य विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं का पूरा अध्ययन करना और कैसे हम राज्य के अंदर प्रदेश के मुद्दे, अपने विधानसभाओं के मुद्दों को उठा सकते हैं। जितना नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा उतना ही आप नियम प्रक्रियाओं से विषयों को उठा पाएंगे और उससे एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। मेरा मानना है कि चाहे संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, ये लोकतांत्रिक संस्था एक ऐसा मंच है जिससे सरकारों को भी पूरी राज्य की समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। क्योंकि विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, कठिनाई उठाते हैं, उनकी चिंताओं उठाते हैं। अगर सरकार उनको सकारात्मक रूप से ले और उनके उठाए प्रश्नों को भी सकारात्मक रूप से ले कि आखिर इसने प्रश्न पैदा किया है तो क्यों पैदा किया है, आखिर ये मुद्दा उठाया तो लगातार मुद्दा उठा रहा है, लोगों की चिंता उठा रहा है, उसको अगर सरकार सकारात्मक रूप से लेती है तो आप एक बेहतर सरकार चला सकते हैं। क्योंकि आप एक मंच से आपको राज्य की सारी समस्याओं की जानकारी इस लोकतांत्रिक मंच से ही मिल सकती है। और लोकतंत्र में
जनता की जितनी भागीदारी होगी, जितनी सक्रियता होगी, उतनी शासन पालिका में पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका में जवाब आएगा। आप लोकतंत्र के अंदर अगर कार्यपालिका पे ठीक से नियंत्रण करना चाहते हैं, कार्यपालिका में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, आपने जो नीतियां बनाई, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए, पॉलिसीज बनाई, उसका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा नहीं हो रहा है, ये जनप्रतिनिधि ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है और वह जनता से जुड़ा रहता है, उसका सीधा संपर्क रहता है। हमने कोई योजना बनाई लेकिन उसका इम्पैक्ट असर हो रहा नहीं हो रहा है, ये बेहतर जनप्रतिनिधि बता पाता है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हर नीति, कार्यक्रम, योजनाओं की जितनी बेहतर समीक्षा होगी, उतनी शासन जवाबदेही से चलेगा। और मेरा मानना है इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए इनोवेशन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इनोवेशन से जहां दुनिया के, देश की सारी संसदीय प्रणाली का ज्ञान हमें होता है, वहां पर ही हम बेहतर चर्चा, संवाद का हमें मटेरियल भी मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको हम और बेहतर काम करने की प्रयास करना चाहिए। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी इन्हीं विधानमंडलों से निकलेगा। इसलिए जैसा महाना जी ने कहा कि सीखने और सीखने की आकांक्षाएं हमेशा व्यक्ति के मन में रहना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले, आपको ज्ञान विधानमंडल से मिलता है और अपने विधानसभा के अंदर भी एक छोटा कार्यकर्ता, एक छोटी जनता का व्यक्ति भी आपको सब कुछ सिखाने का ज्ञान दे देता है। एक छोटी बात में भी आप उसके अनुभव करोगे, उसने वो घटना, वो बात क्यों कही, वो जानकारी आप ठीक से उसका अनुभव करोगे तो आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि बन पाओगे। इसलिए क्योंकि विधायक का सांसद की अपेक्षा ज्यादा नजदीक संबंध होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और मैंने पहले कहा उसकी आकांक्षा भी ज्यादा बनती है, इसलिए आपकी जवाबदेही भी ज्यादा बनती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं, अपेक्षा, आकांक्षाओं का समाधान इन विधानमंडलों से निकले, उनके विषय, उनकी कठिनाइयों, चुनौतियों को समय समय पर विधानमंडलों में रखें, सकारात्मक रखें और उनकी चिंताएं, अपेक्षाओं का समाधान भी ढूंढें। हमारी कोशिश लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष, असहमति सहमति, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है और दुनिया के अंदर हमने ये साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने दुनिया के अंदर भारत की विविधताएं, भारत की हर तरह की विविधताएं होने के बाद भी हमको जोड़ने का काम इस लोकतंत्र ने किया है, लोकतंत्र पद्धतियों ने किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ना चाहिए और नेतृत्व क्षमता को के अंदर विधानमंडल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए हम किस तरीके से इन विधानमंडलों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत उचित है और मुझे आशा है कि आप सब अनुभवी हैं, नए सदस्य भी हैं और यहाँ की लोकतंत्र शासन पद्धतियां बहुत मजबूत रही है
और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई दिनों तक चले, और मुख्यमंत्री जी क्योंकि संसद में रहे, उनका भी प्रयास है कि विधानमंडल की कार्रवाई भी चले और संसदीय समितियां भी मजबूत हो। इसलिए संसदीय समितियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम संसदीय समितियों के अंदर हर विषयों को, हर चर्चाओं को, डिपार्टमेंट के संबंधित सब विषयों को जितनी बेहतर चर्चा करेंगे, और कोशिश करना चाहिए पक्ष विपक्ष न होकर एक सकारात्मक प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा अनुभव है, जो हमारी विद्वता है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा इनपुट है पब्लिक से, उसको संसदीय समिति के माध्यम से व्यापक चर्चा करें। कोशिश करना चाहिए कई विधेयकों को भी हम संसदीय समिति के पास भेजें ताकि वह संसदीय समितियों के अंदर उस पर और चर्चा हो। कुछ छोटी मोटी कमी हो तो संसदीय समितियों के सबके सुझाव, सबकी विद्वता से जो विधेयक बन के आएंगे वो और बेहतर हो पाएंगे। ऐसे प्रयास राज्य की विधानसभाओं में भी करने का प्रयास करना चाहिए। बजट पर भी पिछली बार जब मैं आया था, जब माननीय मुख्यमंत्री बताया कि हम बजट के पहले प्री बजट पर चर्चा करते हैं, विधानमंडल के अंदर सुझाव लेते हैं, जनता के बजट पर सुझाव लेते हैं, और बजट के बाद उन बजट में दी गई योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, पैसों का आवंटन के प्रभावों का आकलन हमेशा संसदीय समितियां भी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी करती है, अन्य कमेटी भी करती है कि जिस विषय के लिए बजट का आवंटन किया गया था उस बजट से राज्य की जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुआ, जिस मद के लिए बजट दिया गया था उस बजट के माध्यम से चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसके प्रभाव का आकलन भी संसदीय समितियों में बेहतर हो सकता है, क्योंकि जनप्रति जनता से उसके आकलन का आइडिया लगता है। सरकारी अधिकारी अपने तरीके से सोचते हैं, जनप्रतिनिधि का सोच जनता से सीधा संवाद होता है तो वो ज्यादा ठीक से उनके पास जानकारी होती है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि संसदीय समितियों में बजट के बाद उनके उपयोग ठीक से हुआ नहीं हुआ, उनकी किस क्षेत्र के अंदर बजट आवंटन से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसका आकलन का भी प्रयास इन विधानसभा की समितियों से करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि 2 दिन के इन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे अनुभवी विशेषज्ञ आपसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी विद्वता से भी प्राप्त करेंगे, और दोनों तरफ चर्चा संवाद से हम इस 2 दिन के संवाद कार्यक्रम में और हमारी विद्वताओं को और हमारी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में हम प्रदेश की जनता को अपने दायित्व को निभा सकें, और प्रदेश की जनता ने जिन भरोसे विश्वास के साथ भेजा है, हम उनके विश्वास भरोसे को और कायम कर सकें और मजबूत कर सकें। आपके इस भरोसे विश्वास से जनता में लोकतंत्र और सशक्त होगा, जनता के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत विश्वास के साथ चुनकर भेजा है। इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए विधानसभा चले, जब सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन विधानसभाओं में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए बेहतर यही है कि विधानसभा चर्चा संवाद के केंद्र बने, सहमति असहमति जितना हो उतना होना चाहिए, लेकिन व्यापक चर्चा होना चाहिए। उसी से ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए दायित्व के लिए,
और आप नए दायित्व को निभाते हुए जो हरियाणा का ऐतिहासिक लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व है उसके बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का पहला कदम है शिक्षण और ज्ञान और अनुभव को उन्नत करने का कदम है प्रशिक्षण। मान्यवर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में जिन विषयों पर फोकस किया जाएगा वो विषय हैं प्रभावी विधायक कैसे बने, सदस्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विधानमंडलों में प्रश्नों और अन्य साधनों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही, समिति प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र का प्रतिबिंब, विधायी अनुभव पर संबोधन, भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कार्य, विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हेतु सत्र और इसी के साथ समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे श्री हरिवंश जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा। इन सभी विषयों पर इस प्रबोधन कार्यक्रम में फोकस किया जाएगा और अब कहते हैं कि हर आयोजन की सफलता उसके समापन में निहित होती है। इस गरिमामयी अवसर पर हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी से सादर अनुरोध, कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। हरियाणा विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, आदरणीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महाना साहब और माननीय बीबी बत्रा साहब और माननीय पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद जी गुप्ता जी, प्राइड टीम के सभी अधिकारीगण व मेंबर्स और उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण हरियाणा विधानसभा के। और सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के पहले सत्र में भाग लेने वाले सभी मान्य अतिथियों का, व वक्ताओं का और विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यही हमारे लिए विशेष अवसर है कि हम संसदीय प्रक्रियाओं को, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। हरियाणा की धरती को नई खुशी देनी है, हरियाणा की धरती को नई खुशी देनी है, अब अंधेरों को नई रोशनी देनी है। जनता ने सौंपी है आपको सत्ता की बागडोर, जनता ने सौंपी है आपको सत्ता की बागडोर, उनके सपनों को अब नई जिंदगी देनी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब जी ने अपने उद्घाटन भाषण में विधायकों की भूमिका व उनके दायित्व और संसदीय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखने के महत्व पर जो प्रकाश डाला है, हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। वहीं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने राज्य सरकार की नीतियों और विधायकों की भागीदारी पर अपना विचार साझा किया है, जिससे हमें यह समझने की सहायता मिली है कि कैसे हम सदन के माध्यम से अपने प्रदेश को विकास में योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने मेरिट पर नौकरी प्रदान करते हुए समूचे राष्ट्र को जीरो टॉलरेंस का रास्ता प्रशस्त किया है, जो हमने अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी एवं वर्तमान में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की जो रीत डाली है, इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी ने भी हमारे लिए प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए हैं, जो हमें सदन की मर्यादा और विधायी कार्यों में अधिक सक्रिय भागीदारी की ओर प्रेरित करते हैं। लोकतंत्र में ये जनता तय करती है कि किसको सत्ता पक्ष में और किसको विपक्ष में बैठना है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुसरण करते हुए जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए विधायी कार्यों के साथ जनता की आवाज को सदन में पटल पर प्रभावी तरीके से लाना है।
जिस क्षेत्र की जनता द्वारा हम सबको चुनकर भेजा गया है, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करना यहाँ एक अच्छे नेता का गुण है। वही लोकतंत्र के प्रति सच्ची जवाबदेही है। प्राइड द्वारा प्रस्तुत वीडियो फिल्म ने हमें संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण के उपयोगिता अवगत कराया है, जिससे हमें यह समझने में सहायता मिली है कि विधायकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और अध्ययन कितना आवश्यक है। माननीय सदस्यगण, एक विधायक का कार्य केवल सदन में बैठकर कानून बनाना नहीं है, बल्कि जनता की उपेक्षाओं को समझना और उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती से आत्मसात कर सके, अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सके। यह कार्यक्रम नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। अनुभवी विधायकों के लिए एक मंच है जहां ये अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, उनके नए दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। बेहतरीन होगा सबकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, मिलके हरियाणा का देश में ऊंचा नाम किया जाए। मुझे विश्वास है कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा और लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक मजबूती बनाने के लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं सभी विधायकों का और गणमान्य व्यक्तियों को से आग्रह करता हूं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लें, ताकि हमें इस प्रशिक्षण में अधिकतम लाभ मिल सके। बोलता नहीं आदमी उसका हुनर बोलता है, बोलता नहीं आदमी उसका हुनर बोलता है, व्यवहार ही है आपका सबके दरवाजे खोलता है। अंत में मैं इस सफल आयोजन के लिए प्राइड टीम हरियाणा का, विधानसभा के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही मैं एक बार फिर पुनः हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी का और अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं छायाकार पत्रकार दोस्तों का भी, जिन्होंने पूर्ण रूप से इसमें हमें विश्वास जगाया है और इस पूर्ण विश्वास यह है कि इस कार्यक्रम में हम सभी को बेहतर विधायक बनने के लिए प्रेरित करेगा और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सबका साथ, हरियाणा का विकास, जनता का विश्वास और लोकतंत्र का प्रकाश, यही मकसद है जहां से हम नए संकल्पों की ज्योत जलाएं, लोकतंत्र का मान बढ़ाएं, संविधान का हर अक्षर पढ़कर नई विधाओं को अपनाएं। आज का यह ऐतिहासिक क्षण निश्चित रूप से तस्वीरों में संजोने योग्य है। आप सभी का सादर धन्यवाद।